गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपचयन के प्रक्रम पढ़े थे। अपचयन के प्रक्रम के बाद में हमने प्यूरिफिकेशन मेथड स्टार्ट कर लिए थे और प्यूरिफिकेशन मेथड्स के अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स बताए थे और उसी मेथड्स की कड़ी में अगला जो है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जोन रिफाइनिंग का टॉपिक मंडल प्रक्रम का प्रक्रम हमने लास्ट क्लास के अंदर बता दिया। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, अगला हेडिंग डाल दीजिए बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? वाष्प प्रावस्था परिष्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वाष्प प्रावस्था परिष्करण कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो देखो, वाष्प प्रावस्था परिष्करण में क्या किया जाता है कि किसी उचित यौगिक के साथ क्रूड मेटल को रिएक्ट कराया जाता है, कच्ची धातु को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है और उसको वाष्पशील यौगिकों को हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करके प्योर मेटल को ऑब्टेन करना होता है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रम में ध्यान रखें, इस प्रक्रम में कच्ची धातु को उचित विलायक या फिर उचित यौगिक के साथ अभिक्रिया कराई जाती, उचित यौगिक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तथा वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है। वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है। ठीक है। एवं वाष्पशील यौगिक को ताप अपघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। क्या की जाती है बेटा? शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलो। तो वापिस मैं बता देता हूं, वाष्प प्रावस्था परिष्करण के अंदर हमको क्या करना होता है कि कच्ची धातु को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते, उस कंपाउंड को वाष्पशील यौगिक में कन्वर्ट करते। वाष्पशील यौगिक बन के आपके पास क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे इसको हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करके प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दें, इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है? ठीक है ना। शर्तें ये है कि ये वाला मेथड कब यूज किया जाता है। तो पहले तो जो है वो धातु जो है आराम से क्या करना चाहिए? वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली शर्त क्या? धातु आसानी से वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। ठीक है ना, बनाना चाहिए। ठीक है ना। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि धातु जो है वो आसानी से क्या करना चाहिए? वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। दूसरी बात, वाष्पशील यौगिक आसानी से ताप अपघटित होना चाहिए। ताप अपघटित होना चाहिए। ठीक है ना। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि वाष्पशील यौगिक जो है वो आसानी से क्या होना चाहिए? ताप अपघटित हो जाना चाहिए। कंडीशन है किसके लिए? वाष्प प्रावस्था परिष्करण के लिए। ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप इसको। चलो, अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखें, इसके मुख्य प्रक्रम में बता दूं, इसके अंदर मुख्य प्रक्रम हम पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ना है अपन को, वान अर्कल प्रोसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? वान अर्कल प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है ना। दूसरा जो पढ़ना है, मॉन्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? मॉन्ड प्रोसेस। एंड तीसरा जो पढ़ना है
अमलगमेशन के बारे में पढ़ना है, अमलगमेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 3 प्रोसेस यहाँ पे। बाकी जनरली जो एग्जाम में ज्यादातर किसका पूछा जाता है, वान अर्कल प्रोसेस का पूछा जाता है, और साथ ही मॉन्ड प्रोसेस के बारे में अक्सर ज्यादा पूछा जाता है। अमलगमेशन के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। चलो, हेडिंग डाल दीजिए वान अर्कल प्रोसेस, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए बेटा वान अर्कल प्रोसेस, ठीक है। चलो, वान अर्कल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि वान अर्कल का प्रक्रम जो है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जिंगल में बता देता हूं, तेरा जहर हाफ थाबे, ठीक है ना। याद रखने का तरीका, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, थोरियम एंड बोरॉन के शुद्धिकरण के लिए ये वाला प्रक्रम यूज किया जाता है। वापिस अपनी बात को रिपीट, तेरा जहर हाफ थाबे, इसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, थोरियम एंड बोरियम के शुद्धिकरण के लिए ये वाला प्रक्रम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल एक एक करके पढ़ते। पहला, फर्स्ट वाली बात करते, प्यूरिफिकेशन ऑफ किसका, टाइटेनियम, ठीक है ना। टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ते। तो बेसिकली टाइटेनियम है, इसको किसके साथ, I2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। टाइटेनियम यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म है, मतलब अशुद्ध रूप में, ठीक है ना। I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, TiI4 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला आपके पास क्या है, वाष्पशील यौगिक है। क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये वाला क्या है, वाष्पशील यौगिक है, ठीक है ना। फिर बाद में क्या किया जाता है, टाइटेनियम आयोडाइड जो आ रहा है इसको हीटअप किया जाता है उच्च तापमान पर। तो हीटअप करोगे तो यहाँ से वापस क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम प्लस आयोडीन मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो टाइटेनियम होगा वो आपके पास क्या होगा, शुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि जो इम्प्योर वाला था, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी, इम्प्योरिटी I2 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी। वॉलेटाइल यौगिक अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, और उससे बाद में हाई टेम्परेचर ताप अपघटित करके आपके पास शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें स्टार्ट में टेम्परेचर 500 केल्विन लेते हैं, और यहाँ पे लगभग 1700 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। चलो, ये हो गया अपने पास प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम। दूसरा एग्जांपल बता देता हूं मैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम, ठीक है बेटा। तो देखिए जिरकोनियम में भी अगेन यहाँ पे क्या लेता, I2 लेते, ठीक है ना। टेम्परेचर कंडीशन लगभग 870 केल्विन के अराउंड ली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 800 याद रख लीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ZrI4 मिल जाएगा। और ZrI4 को उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, ठीक है ना। उच्च तापमान लगभग यहाँ पे 2075 केल्विन के अराउंड लेते, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, Zr प्लस साथ में आयोडीन। और ये वाला Zr आपको क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा, जबकि यहाँ पे Zr आपके पास क्या था, इम्प्योर था, ठीक है ना। तो ये वाले प्रोसेस जो है वान अर्कल प्रोसेस, सेम केस इनके लिए भी हम यूज वान अर्कल का प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला प्रोसेस जो है वो मॉन्ड प्रक्रम है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मंडल परिष्करण या मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है ना। मॉन्ड प्रोसेस, सॉरी मंडल परिष्करण नहीं, मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है ना। इसको कहते हैं मॉन्ड प्रक्रम, मॉन्ड प्रक्रम। अगर आपको पूछे कि मॉन्ड प्रक्रम कहां पे यूज होता है, तो आप क्या बताओगे, मॉन्ड प्रोसेस जो है वो निकिल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, यह प्रक्रम निकिल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोसेस जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली निकिल के शुद्धिकरण के लिए ये वाला प्रक्रम यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, जैसे कि निकिल है, निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, निकिल का कंपाउंड ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। और अक्सर पूछा जाता है इस कंपाउंड के बारे में, ध्यान दें, मॉन्ड प्रोसेस के अंदर पूछे जाए कौन सा संकुल बनता है, NiCO4 का संकुल बनता है। इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि पहले तो आप इसका संकरण पूछते, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिए संकरण इसका जो होता है वो क्या होता है, sp3 संकरण आता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पूछ लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पूछ लेते, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा, तो ये बेसिकली प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है। और वैसे इसमें अपने इसके बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ लिया था किस तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते, संकरण कैसे निकालते, और इसका नेचर जो है वो प्रतिचुंबकीय कैसे होता है, उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो NaCO4 है उसको उच्च तापमान पर ताप अपघटित किया जाता है, ठीक है ना। और उच्च तापमान पर ताप अपघटित करोगे तो यहाँ पे Na+CO मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आपके पास क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाला जो Na है अशुद्ध है, इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ केवल और केवल रिएक्शन यहाँ पे इम्प्योरिटीज नहीं कर पाएगी, ये निकल ही कर पाएगा। और फिर बाद में यहाँ से आपको जो निकल प्राप्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध निकल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर कंडीशन बेटा ध्यान रखना, इसमें टेम्परेचर लगभग हम जो लेते 330 से लेके 350 केल्विन के अराउंड लेते, और यहाँ पे टेम्परेचर लेते 550 से लेके 570 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये मॉन्ड प्रोसेस बेसिकली किसके लिए यूज होता है, निकिल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए आप, अमलगमेशन। अगला जो प्रक्रम है बेटा वो है अमलगमेशन का प्रक्रम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रक्रम जो है वो कौन सा है, अमलगमेशन, अमलगमेशन, ठीक है। देखो भाई, अमलगमेशन का प्रक्रम किसके लिए होता है, बेसिकली Ag एंड Au के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो उसको याद रखने का तरीका मैं बता दे तो AAA, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, AAA, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होगा, अमलगमेशन, ठीक है ना, अमलगमेशन हो गया, ठीक है ना। और इस ए का मतलब हो गया Ag एंड, और इस ए का मतलब क्या हो गया, Au, ठीक है ना। तो ये किसके लिए यूज होता है आपको पूछे तो Ag एंड Au के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दे, यह प्रक्रम Ag तथा Au के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। किसके लिए प्रयुक्त होता है, Ag एंड Au के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। प्रोसेस के अंदर होता क्या, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि हम यहाँ पे M लिया, ठीक है ना। M यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो Ag हो सकता है या फिर Au हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, मरकरी के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, मरकरी के साथ, ठीक है ना। तो जब मरकरी के साथ रिएक्शन कराओगे तो मरकरी जो है वो क्या करती है, Ag या फिर Au के साथ क्या करना, अमलगम का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या करती है, अमलगम। ध्यान देना बेटा, अमलगम क्या होता है, किसी धातु का मरकरी के साथ जो मिश्रण होता है, या फिर एलॉय जिसे कहते हैं, या फिर मिश्र धातु कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि किसी धातु का मरकरी के साथ जो मिश्रण प्राप्त होता है, या फिर मिश्र धातु जो बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में इसको हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात इंप्योरिटी यहीं पे रह जाएगी, क्योंकि Hg ही इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, इंप्योरिटीज नहीं कर पाएगी। इसको फिर बाद में हाई टेम्परेचर पे हीटअप करोगे तो यहाँ पे M प्लस साथ में आपके पास क्या मिलता है, Hg यहाँ से मिल जाएगा, और M यहाँ पे मिलता है, वो प्योर फॉर्म में आपके पास ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिफाइनिंग के प्रोसेस में आपके पास वेपर फेज रिफाइनिंग के ये प्रोसेस है, ठीक है, लिख लीजिए भाई। चलो नेक्स्ट जो है अपना रिफाइनिंग के प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस जो बचा हुआ है वो है अपना कौन सा, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, अगला लिखिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ठीक है ना। चलो देखो, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स क्या होता है, बेसिकली ये इस सिद्धांत पे वर्क करता है कि कोई भी अधिशोषक पर जो है अलग अलग अधिशोषक जो है वो डिफरेंट घटकों को अलग अलग दर से क्या करता है, अधिशोषित करता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर अधिशोषक जो है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही क्या कर पाएगा, अधिशोषित कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या होता है
कि बहुत सारी इंप्योरिटीज को जो अयस्क के अंदर उपस्थित है या फिर क्रूड मेटल के अंदर उपस्थित है, बहुत सारी अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक सिद्धांत क्या है इसका क्रोमेटोग्राफिक मेथड का, ठीक है ना, कि विभिन्न या फिर भिन्न 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 अधिशोषक, भिन्न भिन्न अधिशोषक, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न अधिशोषक विभिन्न घटकों को अलग अलग मात्रा में, अलग अलग मात्रा में अधिशोषित करते, अधिशोषित करते, ठीक है बेटा। तो बेसिकली मेथड, मेजर प्रिंसिपल इसका ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर स्टेप्स की अगर बात करें तो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, पहला स्टेप जो होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, जिसको अधिशोषण कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इल्सन। और थर्ड स्टेप जो होता है वो सेपरेशन होता है। क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है ना। मेथड किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्रोमेटोग्राम्स होता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे मिक्सचर डालते हैं। मिक्सचर किसका, क्रूड मेटल विथ इंप्योरिटीज के साथ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट मौजूद होते हैं, अधिशोषक होते हैं, ठीक है ना। अब जब मिक्सचर का विलयन को उसके अंदर से पास करते हो तो क्या करता है कि पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट जो है पर्टिकुलर इंप्योरिटी को यहाँ पे अधिशोषित कर लेगा। फिर ये मिश्रण आगे की तरफ बढ़ेगा तो दूसरी टाइप की इंप्योरिटी को दूसरा वाला एडजॉर्बेंट अधिशोषित करेगा, ठीक है ना। आगे जाएगा तो तीसरी वाली जो एडजॉर्बेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग टाइप के इंप्योरिटीज को क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट एडजॉर्बेंट के अंदर अधिशोषित हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या मिलता है, आपके पास प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि स्टेप में सबसे पहले एडजॉर्प्शन का प्रोसेस, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि एडजॉर्बेंट क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। और डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्बेंट द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को एडजॉर्ब करने को हम क्या कहते हैं, इल्सन कहा जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में हम क्या करते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, मेटल द्वारा क्या किया जाता, मेटल से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन का मेथड कहते हैं, ठीक है ना। जनरली क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है वो लेंथेनॉइड्स के लिए यूज होता है, लेंथेनॉइड की प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दे, यह प्रक्रम, ध्यान देना, यह प्रक्रम लेंथेनॉइड्स के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, लेंथेनॉइड के शुद्धिकरण के लिए ये वाला प्रक्रम प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये जो अभी तक पढ़ा हमने, ये एक्सट्रैक्शन के मेथड्स पढ़े, जैसे स्टार्ट में कंसंट्रेशन पढ़ा था, उसके बाद में हमने रोस्टिंग कैल्सिनेशन पढ़ा, उसके बाद में रिडक्शन के मेथड पढ़े, रिडक्शन के बाद में हमने प्यूरिफिकेशन के मेथड हमने पूरे पढ़ ली, ठीक है ना। अब हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसमें एल्यूमिनियम है और एक कॉपर है और आयरन है, ठीक है ना। ये तीनों का तो आपको एक्सट्रैक्शन मेथड, निष्कर्षण मेथड अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आयरन का है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पीबी का भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो उनके बारे में एक एक करके हम एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जो है धातुक्रम के जो प्रक्रम है वो आपके पास किन किन केसेस में कौन कौन से प्रक्रम यूज हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अगला हेडिंग डाल दीजिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एल्यूमिनियम का। अब ये अलग अलग मेटल के फॉर्म में पढ़ रहे भाई, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है ना, मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, इसकी मेजर ओर जो है एल्यूमिनियम की जो मेजर ओर है वो कौन सी है, बॉक्साइट है, ठीक है ना।
क्योंकि आपको एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो मेजर ओर के टर्म्स में, मेजर ओर के हिसाब से आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बॉक्साइट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 डॉट 2H2, ये वाला बॉक्साइट का फॉर्मूला है, ठीक है ना, पहली बात। फिर बाद में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ओर को क्या करेंगे, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे और उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप सब जगह होगा ही होगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो होगा क्या होगा, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, ठीक है ना। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्रशिंग का मतलब क्रश करना, ग्राइंड करना, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। दूसरा जो प्रक्रम है वो होता है सांद्रता, ठीक है ना, सांद्रण, ठीक है ना। अयस्क का सांद्रण, सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है ना। देखो अयस्क का जो सांद्रण है बॉक्साइट के लिए, हम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करेंगे वो निक्षालन का प्रोसेस यूज करेंगे। बॉक्साइट के लिए निक्षालन हमने बताया था, और यहाँ पे बॉक्साइट के लिए 3 प्रक्रम है, ठीक है ना। पहला प्रक्रम जो है वो एक तो बेयर्स प्रक्रम है, ठीक है ना, बेयर प्रक्रम, ठीक है ना, बेयर्स प्रोसेस जिसके आप कहोगे। दूसरा प्रक्रम है हॉल्स प्रोसेस, ठीक है ना, दूसरा प्रक्रम कौन सा बेटा, हॉल्स प्रोसेस। एंड तीसरा प्रोसेस है सरपैक्स प्रोसेस, ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस है अपने पास कौन सा, सरपैक्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले प्रोसेस हमने वहां पे निक्षालन विधि के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई बेयर प्रक्रम क्या, हॉल्स प्रक्रम क्या, सरपैक्स प्रक्रम क्या है, इसके बारे में हमने वहां पे हमने पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला वाला जो तरीका है उसके बाद में या तो कैल्सिनेशन करना होता है या फिर रोस्टिंग करनी होती है, ठीक है ना। रोस्टिंग जनरली सल्फाइड एस के लिए होती है, यहाँ पे ऑक्साइड एस के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब निस्तापन का प्रक्रम यूज करेंगे, ठीक है, निस्तापन, जिसको हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है ना। तो निस्तापन के प्रक्रम के दौरान क्या होगा, Al2O3 जो है डॉट 2H2, इसको एयर की एब्सेंस में हीटअप करेंगे, और अगर एयर की एब्सेंस में हीटअप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, Al2O3 प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, 2H2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हाइड्रेटेड ओर है वो आपके पास क्या होती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जल योजित अयस्क जो है बॉक्साइट वाला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्जलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसेस लिख ली। उसके बाद में अपना अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है रिडक्शन का प्रोसेस, लिख लीजिए भाई, ठीक है। चलो फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस जो होता है वो होता है अपने पास अपचयन प्रक्रम, ठीक है ना। अपचयन मतलब जो ऑक्साइड ओर है उसका आपको क्या करना होता है, अपचयन करना होता है, ठीक है ना। और ऑक्साइड ओर का अपचयन के लिए हमारे पास तरीका मैंने बताया था वो है हॉल हेराल्ट प्रोसेस, ठीक है ना, हॉल हेराल्ट प्रोसेस, ठीक है ना। याद करो हॉल हेराल्ट का प्रक्रम हमने पहले बता रखा है, ठीक है। तो हॉल हेराल्ट का प्रक्रम यहाँ पे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ लेना पहले जो हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। फिर बाद में अपचयन करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, कच्ची धातु मिलेगी, एल्यूमिनियम की कच्ची धातु मिलेगी, ठीक है ना। और उनकी इंप्योरिटीज को हटाने के लिए आगे हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है या फिर शोधन किया जाता है या फिर परिष्करण किया जाता है। क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है या फिर परिष्करण किया जाता है, ठीक है ना। और शोधन के प्रक्रम में आप जरा ध्यान दें, उसमें हम यूज करते हैं हुप्स प्रोसेस, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, हुप्स प्रोसेस, मतलब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है ना। हुप्स का प्रक्रम यूज किया जाता है, और हुप प्रक्रम के बारे में भी हमने पहले बता रखा है, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, बस स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये अपचयन वैलेंस में हॉल हेराल्ट प्रोसेस। शोधन का प्रक्रम आपके पास क्या होगा, हुप्स प्रोसेस, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस, बेसिकली हुप्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो उनके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुके, तो ज्यादा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला हम एक्सट्रैक्शन की बात करें, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कॉपर का निष्कर्षण, ठीक है ना। अगला हेडिंग डाल दीजिए कॉपर का निष्कर्षण, ठीक है भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है बेटा। चलो तो देखिए कॉपर के एक्सट्रैक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए,
आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मेजर और क्या है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस जो भी घटित कराओगे वो किसके अनुसार कराओगे, मेजर और के अनुसार प्रोसेस को घटित कराओगे, ठीक है। मेजर और जो होती है इसकी, वो आपके पास होती है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट की यहाँ पे क्या होती है, मेजर और होती है। और कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, CuFeS2, ठीक है ना। कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है बेटा, CuFeS2, ठीक है ना। देखिए स्टेप्स वाइज अगर बात करें एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस की, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपको ओर को तोड़ना होता है, एस को तोड़ना होता है और उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर बाद में सेकेंड प्रोसेस जो है अपने पास अयस्क का सांद्रण करना है। और कॉपर यहाँ पे सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड अयस्क, इस वजह से इसके अंदर हम क्या करेंगे, झाग प्लवन विधि का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे झाग प्लवन विधि का यूज करना है, ठीक है ना। पूरा बताने की जरूरत नहीं, डिटेल में हमने पहले आपको बता रखा है, ठीक है। तीसरा जो प्रक्रम आता है, अगला जो प्रक्रम आता है अपने पास कौन सा आता है, रोस्टिंग का प्रक्रम, ठीक है ना। और रोस्टिंग का मतलब यहाँ पे सल्फाइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क के लिए हम क्या करते हैं, जनरली रोस्टिंग का प्रक्रम यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगला वाला जो स्टेप है आपको बर्जन विधि अपनानी, कौन सी विधि अपनानी है, बर्जन विधि, ठीक है ना। तो बर्जन विधि में देखो यहाँ पे जैसे CuFeS2 दे रखा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहां से आपके पास क्या होगा, CuFeS2, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपको उस पास CO2S प्लस साथ में FeS प्लस साथ में क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। हो सके पार्शियल रोस्टिंग हो जाए, CO2S की पार्शियल रोस्टिंग हो जाए, O2 के साथ रिएक्शन करके क्या मिल जाए आपके पास CO2O मिल जाए, प्लस साथ में क्या मिल जाए, SO2 मिल जाए। और वो CO2O जो है, जाहिर सी बात है FeS की ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे ये भी मिल सकता है, FeO प्लस साथ में क्या मिल जाता है, CO2S मिल जाता है। मतलब कुल मिला के ब्रजन का प्रक्रम करते हैं तो यहाँ पे जो कॉपर मिलता है वो कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दे, यहाँ पे स्पेशली कॉपर किस में मिलता है, कॉपर कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होता है, कॉपर मैट, ठीक है ना। हिंदी में इसको कॉपर मैट इस तरीके से लिखते हैं, कॉपर मैट, ठीक है ना। कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसके रूप में प्राप्त होता है, कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछा जाता है कि कॉपर मैट का कंपोजिशन क्या है, वैसे पहले मैंने बता रखा है, ठीक है ना। कॉपर मैट का कंपोजिशन होता है बेसिकली CU2S होता है, प्लस साथ में FeS होता है, प्लस साथ में स्मॉल अमाउंट जो होता है वो SiO2 का भी मौजूद होता है, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ SiO2, ठीक है ना। SiO2 का स्मॉल अमाउंट भी प्राप्त होता है। SiO2 याद रखो नहीं रखो, लेकिन ये ध्यान रखना है कंपोजिशन CU2S प्लस साथ में क्या होता है, FeS आपके पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कॉपर जो प्राप्त होता है वो कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बर्जन के बाद में अगला जो प्रोसेस आता है वो रिडक्शन मेथड आता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, अगला जो प्रक्रम है जरा ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेप बर्जन के बाद में फोर्थ स्टेप जो आता है वो अपने पास होता है अपचयन का प्रक्रम, ठीक है ना। अपचयन का प्रक्रम, ठीक है ना। देखो अपचयन में हम जनरली जो मेथड यूज कर सकते हैं वो हम कौन सा करते हैं, इन जनरल यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अपचयन में कौन सा यूज कर सकते हैं, सेल्फ रिडक्शन मेथड, स्वतः ऑटो अपचयन का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पहले CU2S है, उसको O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है ना। तो CU2S को O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, कॉपर प्लस साथ में क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। लेकिन पार्शियल अपचयन नहीं कराना है, कुछ CU2S यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा और कुछ CU2S बचा हुआ मिलेगा। तो CU2S की किसके साथ, CU2O के साथ रिएक्शन करोगे, जो सॉरी ये CU2O बनेगा, CU2O के साथ रिएक्शन करोगे तब आपके पास कॉपर प्लस साथ में क्या मिलता है, SO2 मिलता है। और जो यहाँ पे जो कॉपर मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है, ठीक है ना, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, फफोलेदार, फफोले
फफोलेदार कॉपर कहा जाता है, ठीक है ना। ब्लिस्टर कॉपर को क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहा जाता है, ठीक है ना। और फफोलेदार कॉपर में अप्रोक्सीमेटली 98% कॉपर प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है ना। फफोलेदार कॉपर में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 98% आपके पास कॉपर ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या है, अपचयन का प्रक्रम, ठीक है ना। अपचयन के प्रक्रम के बाद में यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो FeS जो है ना, वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से क्या बन जाता है, FeO प्लस साथ में क्या बनता है, SO2। और वो जो FeO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 का क्या बना देता है, स्लैग बना देता है। वापिस मेरी बात को रिपीट कर लेता हूं कि आपको अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के दौरान स्लैग कौन सा प्राप्त होता है, तो ध्यान रखें आयरन का स्लैग प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, FeSiO3 होता है, ठीक है भाई, लिख लीजिए आप इसको। चलो, अपचयन के बाद में अगला प्रक्रम जो आता है शोधन या फिर शुद्धिकरण, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखिए आप। अगला जो स्टेप आता है बेटा, वो आता है आपके पास शुद्धिकरण, ठीक है ना, शुद्धिकरण, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, शोधन का प्रक्रम भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसे प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रक्रम के दौरान आपको अलग अलग स्टेप्स अकर कराने होते हैं, जिसके अंदर पहला जो स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, वैसेमरीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉपर का वैसेमरीकरण, वैसेमरीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कॉपर के वैसेमरीकरण के प्रक्रम के दौरान क्या होता है, आपको पता है कि एयर एंड किसका, एयर का और साथ में सैंड का आपको झोंका बहाया जाता है, और ये जो प्रोसेस कन्वर्ट करना होता है वो बेसेमर कन्वर्टर के अंदर करना होता है। किसके अंदर करना होता है, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर ये वाला प्रोसेस घटित करवाना होता है, ठीक है। होता क्या है कि देखो, एयर एंड इसका झोंका बात तो हो सके, Cu2S बचा हुआ है, Cu2S किस में कन्वर्ट होगा, Cu2O में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में आपके पास Cu2S जो है वो Cu2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कॉपर बना देता है, प्लस साथ में SO2 बना देता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो FeO जो है या फिर FeS, एयर का झोंका भराओगे तो क्या होगा, FeO प्लस साथ में SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और FeO सैंड के साथ रिएक्शन करता है SiO2, तो FeSiO3 का यहाँ पे स्लैग, कुछ स्लैग वहां पे प्राप्त होता है और कुछ स्लैग आपके पास यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आपके पास क्या होगा, इसका वैसेमरीकरण हो जाएगा, और वैसेमरीकरण का प्रक्रम जो है स्पेशली डिजाइन चेंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसेमर कन्वर्टर के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो यहां से ये वाला प्रोसेस है आपके पास क्या होता है, वैसेमीकरण, ठीक है ना। बी वाला जो प्रोसेस होता है, हम इसके लिए पोलिंग का प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पोलिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, दंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दंड विधि, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पोलिंग का प्रोसेस जो है मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि बेसिकली एक लठ लेते हैं, ठीक है ना, एक पात्र के अंदर रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर पूरे ओर को गलाते, और गलाने के बाद में आपको क्या करना होता है, उसके अंदर हरी लकड़ी के लठ को घुमाना होता है, ठीक है ना। हरी लकड़ी के लठ को घुमाओगे तो हरी लकड़ी क्या करेगी, हाइड्रोकार्बन रिलीज करेगी, और वो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करता है, कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस करने में काम है। जैसे CO2 है, इसको रिड्यूस करेगा, जैसे हाइड्रोकार्बन रिलीज हुआ CH4, तो यहाँ से कॉपर प्लस साथ में यहाँ पे CO2 गैस लिबरेट ऑटो हो जाएगी, प्लस साथ में क्या होगा, H2O यहाँ से लिबरेट होगा। सी प्रोसेस, फिर बाद में आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस भी अकर कराना होता है, ठीक है ना। तो शुद्धिकरण में एक प्रक्रम है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वैद्युत परिष्करण, ठीक है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस कॉपर का हमने बता रखा है, जिसके अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट प्लस साथ में H2SO4 का यूज करते हैं, एंड कैथोड के रूप में हम क्या लेते हैं, प्योर कॉपर कैथोड के रूप में लेते हैं, और इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड के रूप में लेते हैं, और उससे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 99.9% कॉपर ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसका है, कॉपर के निष्कर्षण का कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है बेटा। अगला जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, लेड के एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या होगा, पीबी का निष्कर्षण, ठीक है ना, पीबी का निष्कर्षण, ठीक है भाई। तो देखिए पीबी के निष्कर्षण के अंदर सबसे पहले तो आपको मेजर और कौन सी ध्यान रखनी, ये बता देता हूं कि जो मेजर और है वो बेसिकली हम पीबीएस यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गैलेना, ठीक है, गैलेना, ठीक है। अदर ओर में आपके पास क्या होती है, पीबीएस और पीबीसीओ3 है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरुसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरुसाइट, ठीक है। और अपने पास क्या पीबीएसओ4 है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंग्लेसाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, एंग्लेसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेजर ओर है इसकी, ठीक है ना, पीबीएस को मेजर ओर के रूप में मानना है, ठीक है ना। स्टेप्स आपके पास कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप सोचने की जरूरत ही नहीं आपको, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, ठीक है ना, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, ठीक है ना। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है आपके पास सांद्रण का प्रक्रम, ठीक है। तो देखिए बेटा सांद्रण के प्रक्रम में इसमें झाग प्लवन विधि यूज करते हैं, ठीक है ना, झाग प्लवन विधि का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये हमने पहले बता रखा है झाग प्लवन विधि के बारे में, ज्यादा बताने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, अगला जो थर्ड स्टेप जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है बताइए। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आपके पास रोस्टिंग का प्रोसेस या फिर भर्जन की विधि, ठीक है ना। अगला स्टेप है भर्जन, जिसे हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे बड़ा, रोस्टिंग, ठीक है ना। यस, इस वाले प्रक्रम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, सबसे पहले तो ये जो पीबीएस है वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, PbO प्लस साथ में SO2 बना देता है, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें कि पीबीएस के अंदर जो इम्प्योरिटीज मौजूद होती है वो किसकी होती है, SiO2 की कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। तो PbO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके PbSiO3 का क्या बना देता है, स्लैग बनाने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन ध्यान रखें, अब जाहिर सी बात है अगर पीबीएस को मैं O2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो PbO बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, SO2 बनेगा। अब पीबीओ को SiO2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, PbSiO3 का स्लैग बन जाएगा। लेकिन हमको क्या नहीं चाहिए, पीबी का आपको स्लैग नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, मेजर आपको क्या चाहिए, पीबी ही एज ए मेटल के रूप में आपको ऑब्टेन करना है। इसलिए हमको इस स्लैग को बचने के लिए हम क्या डालते हैं, इसके अंदर लाइम डालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, लाइम इज एडेड, लाइम इज एडेड, ठीक है ना, इसके अंदर लाइम को ऐड किया जाता है। लाइम को ऐड करने का क्या रोल है, तो बेसिकली क्या होता है कि CaO जो है ना वो SiO2 के साथ रिएक्शन करता है। और ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड, देखो SiO2 जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, जबकि CaO और PbO जो होता है वो सारी ऑक्साइड होता है। और सारी प्रकृति जो है वो ज्यादा किसकी होती है, CO की सारी प्रकृति ज्यादा होती है। और अगर CO की सारी प्रकृति ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होगा, Ca जो है वो क्या करता है, आराम से क्या करता है, SiO2 के साथ स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है एज कंपेयर टू PbO के मुकाबले में। CaO जो है वो SiO2 के साथ आराम से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है और CO जो है मोर बेसिक है एज कंपेयर टू PbO के मुकाबले। तो CO जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू PbO के मुकाबले में। इस वजह से CaO जो है वो SiO2 के साथ क्या करता है, आसानी से कंबाइन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे आपके पास स्लैग किसका नहीं बनता, PbSiO3 का स्लैग नहीं बनता, आपके पास किसका बनता है, CaSiO3 का स्लैग बनता है। ये बात ऐसे है कि अगर लाइम को अगर ऐड नहीं करते हो तो आपके पास स्लैग PbSiO3 का बनता है, लेकिन हमको PbSiO3 का स्लैग नहीं बनाना है, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं, लाइम को इसके अंदर ऐड किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई लाइम को इसके अंदर ऐड क्यों किया जाता है, तो वजह क्या है कि लाइम का बेसिक नेचर क्या होता है, सारी प्रकृति क्या होती है, ज्यादा होती है PbO के मुकाबले में, इसलिए वो ज्यादा प्रेफरेंस में SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और CaSiO3 का क्या बना देगा, स्लैग बना देगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हो गया आपके पास भर्जन का प्रक्रम। नेक्स्ट लिखिए आप फोर्थ स्टेप। देखो फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है अपने पास किसका, रिडक्शन का, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। अगला स्टेप जो होता है अपचयन का प्रक्रम होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो देखिए बेटा, अपचयन के प्रक्रम में यहाँ पे दो टाइप की अपचयन का मेथड यूज कर सकते हैं। स्वतः अपचयन का प्रक्रम यूज कर सकते हैं तथा कार्बन अपचयन का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, यहाँ पे दो प्रक्रम है अपचयन के लिए। कार्बन अपचयन विधि हो सकती है, मतलब कार्बन द्वारा अपचित किया जा सकता है, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, स्वतः अपचयन प्रक्रम का भी प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा? कार्बन अपचयन विधि एंड स्वतः अपचयन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, कार्बन अपचयन विधि कब प्रयोग करते हैं? जब अशुद्धियों की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। और अगर अशुद्धियों की मात्रा कम हो तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं? स्वतः अपचयन प्रक्रम का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कब यूज करते हैं? जब अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है ना। क्या हो? जब अशुद्धियों की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना। और स्वतः अपचयन का प्रक्रम कब यूज करते? जब अशुद्धियों की मात्रा अल्प हो, ठीक है ना, अल्प। तो जब अशुद्धियों की मात्रा अल्प हो तो तब स्वतः अपचयन, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं हम कार्बन अपचयन विधि, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में लिखिए कार्बन अपचयन विधि, ठीक है। तो देखिए बेटा, कार्बन अपचयन विधि के अंदर अपचय के रूप में हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने वर्जन के प्रक्रम के अंदर आपने क्या बनाया? तो ऑक्साइड बना ही दिया। तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनेगा? पीबी प्लस, साथ में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या मिल जाएगी? कच्ची धातु मिल जाएगी। लेकिन बात मुद्दे वाली ये है कि इसके अंदर आपके पास Fe2O3 की इंप्योरिटी भी मौजूद होती है। किसके अंदर? पीबीओ के अंदर। या फिर ऐसे कह सकते हो कि गैलेना के अंदर, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो अयस्क है उसके अंदर Fe2O की भी अशुद्धि उपस्थित होती है। तो Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट आउट हो रही है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है। तो यहां से FeO बन जाता है। क्या बन जाता है? FeO। और जो ये FeO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास क्या बन जाता है? FeSiO3 का क्या मिल जाता है? स्लैग प्राप्त हो जाता है। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं। यहां पे स्लैग किसका प्राप्त होता है? FeSiO3 का आपके पास स्लैग प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये अशुद्धियां है, ठीक है ना, अशुद्धियां, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास FeSiO3 का स्लैग प्राप्त। दूसरा जो प्रक्रम है वो है अपने पास क्या है? स्वतः अपचयन का प्रक्रम, ठीक है ना। स्वतः अपचयन प्रक्रम, ठीक है भाई। देखो, स्वतः अपचयन प्रक्रम के अंदर क्या किया जाता है? पीबीएस को O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो पीबीएस को अगर आप O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? पहले पार्शियल रोस्टिंग की जाती है, मतलब पूर्ण अपचयन नहीं कराना होता है। पीबीएस का कुछ अमाउंट ही ऑक्सीडेज होकर पीबीओ में जाता है, ठीक है ना, प्लस SO2 मिलता है। और फिर पीबीओ जो है वो किसके साथ? पीबीएस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे पीबी प्लस साथ में क्या मिल जाता है? SO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कच्चा लेड या फिर क्रूड मेटल आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये अपचयन की विधि है जिनका हम यूज करते हैं किसके लिए? लेड के निष्कर्षण के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रक्रम जो आता है चलो, तो देखो अगला प्रक्रम जो आता है वो है शुद्धिकरण, ठीक है ना। तो फोर्थ के बाद में 5 स्टेप है आपके पास शुद्धिकरण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन का मेथड कहते हैं, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन। देखो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यूरिफिकेशन के मेथड के अंदर ध्यान दीजिए, हम एक तो लिक्वेशन का मेथड, द्रव गालन जिसे बोलते हैं, द्रव गालन का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन पोलिंग का मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में। ज्यादा अमाउंट में पोलिंग का मेथड यूज नहीं कर सकते पीबीए का, ठीक है ना, लेस अमाउंट में किया जाता है, ठीक है ना। पोलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बट लेस फेवरेबल, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा आप द्रव गालन का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक और मेथड आता है रिफाइनिंग का, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्क पैटिंसन मेथड, पार्क पैटिंसन मेथड, ठीक है ना। इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, पार्क पैटिंसन मेथड के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और लास्ट में हम क्या करते, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते। क्या करते, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस। वापिस अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि लेड के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए बेयर्स प्रोसेस के बारे में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे होती है उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। द्रव गालन का बता दिया, पोलिंग का हमने पहले बता दिया। तो अपना जो मेजर प्रोसेस है वो है अपने पास क्या है, पार्क पैटर्न्स का मेथड, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम उसका शुद्धिकरण कराते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया भाई। तो देखिए बेटा, प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो लेड होता है कच्चा लेड, ठीक है ना, पीबी, ठीक है, इसके अंदर आपके पास आर्सेनिक, बिस्मिथ है, कॉपर है या फिर एजी है, ठीक है ना, एयू है, एसएन, ठीक है ना, इनकी सबकी क्या होती है, अशुद्धियां होती है। क्या होती है, इन सब की अशुद्धियां उपस्थित होती है इसके अंदर, लेड के अंदर। और इस वजह से ये क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। इस वजह से बेसिकली पीबी के अंदर आर्सेनिक, बिस्मिथ, एजी, एयू इत्यादि की, एसएन इत्यादि की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। और इन्हीं अशुद्धियों की वजह से ये जो लेड जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है प्रोसेस के दौरान, जब आप शुद्धिकरण कराते हो तो आपको इसमें सबसे पहले ये करना है कि आपको लेड का क्या करना है, मुलायमीकरण करना होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ लेड। स्टार्ट में क्या करना होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लेड, ठीक है ना, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ लेड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीशे का मुलायमीकरण, ठीक है ना। क्या कहते हैं बेटा, शीशे का मुलायमीकरण, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ लेड के अंदर क्या किया जाता है कि जो कच्ची धातु दे रही है उस कच्ची धातु को एयर के साथ क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो कच्ची धातु को इसमें क्या किया जाता है, कच्ची धातु को वायु के साथ गलन किया जाता है, ठीक है ना, गलन किया जाता है। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि इसके अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ लेड के अंदर क्या किया जाता है, कच्ची धातु को वायु के साथ गलन किया जाता है। तो बाकी जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज जो मौजूद है, जैसे आर्सेनिक है, बिस्मिथ, इनकी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज वाष्पशील अशुद्धि ऑक्साइडों के रूप में हट जाती है। तो केवल और केवल इस प्रक्रम के दौरान केवल एजी एंड एयू आपके पास क्या रहता है, लेफ्ट रहता है, ठीक है ना। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि ये जो प्रक्रम करते हो सॉफ्टनिंग का प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, तो इसके अंदर बाकी सारी सभी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हट जाती है, केवल और केवल एजी एंड एयू बच जाता है, ठीक है ना। और यहां से आपके पास जो मिलता है लेड, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट लेड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सॉफ्ट लेड कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट लेड का हम क्या करते हैं, डी सिल्वराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, डी सिल्वराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। मतलब सॉफ्ट लेड के अंदर जो एजी उपस्थित है, मतलब सिल्वर उपस्थित है, सिल्वर को हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, डी सिल्वराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और यहां से आपके पास जो अयस्क प्राप्त होती है, यहां से जो पीबी प्राप्त होती है, इसकी की जाती इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या की जाती बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और यहां से आपको क्या मिलता है, प्योर लेड मिलता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, इस जगह पे हम इसको क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना, बेयर्स प्रोसेस के बारे में। और सॉफ्ट लेड से पीबी लाने के प्रक्रम या फिर सिल्वर को हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पार्क पैटिंसन मेथड कहा जाता है, पार्क पैटिंसन मेथड कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में तो हमको पता चल गया कि इसके अंदर एयर के साथ गलन किया जाता है, इसके अंदर एजी एंड एयू लेफ्ट रहता है। फिर बाद में यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड, आपके पास हार्ड लेड से आपके पास क्या बनता है, सॉफ्ट लेड बनता है। और सॉफ्ट लेड से एजी सिल्वर के हटाने के प्रक्रम को पीबी कहते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि बेयर्स प्रोसेस किस तरीके से आखिर किया जाता है। तो अपने पास जो है वो पार्क पैटिंसन मेथड्स
का प्रक्रम किस तरीके से घटित होता है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। चलो, तो देखिए पार्क पैटिंसन मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्क पैटिंसन मेथड, ठीक है बेटा, पार्क पैटिंसन मेथड, ठीक है। चलो, तो पार्क पैटिंसन मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लेड के अंदर से सिल्वर की इंप्योरिटी हटानी तो उस प्रक्रम को पार्क पैटिंसन मेथड कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि शीशे से, ठीक है ना, शीशे से क्या हटाना है आपको, सिल्वर हटाने के प्रक्रम को, हटाने के प्रक्रम को पार्क पैटिंसन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। शीशे से क्या हटाना है, सिल्वर हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पार्क पैटिंसन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि पीबी दे रखा है, पीबी के साथ इंप्योरिटी की फॉर्म में आपके पास क्या होती है, पीबी के साथ इंप्योरिटी की फॉर्म में एजी मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो Zn का पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है, वितरक गुणांक जो है वो Ag के साथ ज्यादा होता है और Pb के साथ कम होता है। वितरक गुणांक क्या है इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। तो Zn जो है वो Ag के साथ तो आ जाएगा और Pb आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको बाद में हम आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा Zn और Ag को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। और यहां से Pb आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि शीशे से सिल्वर के हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पार्क पैटिंसन मेथड कहते हैं। Pb प्लस Ag अगर इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम क्या लेते हैं, इसमें Zn लेते हैं और Zn का वितरित गुणांक जो होता है वो Ag के साथ क्या होता है, ज्यादा होता है और Ag के साथ तो Ag के साथ मिसिबल हो जाएगा, जबकि Pb आपके पास सेपरेट आउट हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास Zn और Ag, और फिर Zn और Ag को सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए हम आसवन की विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक टर्म आती है वितरक गुणांक, वितरण गुणांक, ठीक है ना, ठीक है। वितरण गुणांक को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको इंग्लिश में दूसरा नाम पार्टीशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पार्टीशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं, दो नाम है इसके, एक तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और एक आपके पास क्या होगा, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कोई दो इमिसिबल फेसेस दे रखे हो, दो आपस में अविलेयशील प्रावस्थाएं दे रखी हो, उन प्रावस्थाओं में किसी पर्टिकुलर यौगिक का जो रेशियो होता है, यौगिक की सांद्रताओं का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वितरित गुणांक कैसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, किसी दो इमिसिबल प्रावस्थाओं, इमिसिबल मतलब अविलेयशील प्रावस्थाओं में किसी यौगिक की, किसी यौगिक की सांद्रताओं का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात वितरक गुणांक कहलाता है, वितरक गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। और ध्यान दें कि दो डिफरेंट फेजेस, जैसे कि हमने Pb एंड Ag का, तो Zn जो है इसका वितरित गुणांक किसके अंदर, Ag के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। Ag के अंदर ज्यादा होने की वजह से ये Ag के साथ ज्यादा विलेयशील होगा, जबकि Pb आपके पास कम विलेयशील होगा, ये Pb सेपरेट आउट हो जाएगा और वो Ag के साथ, और इन दोनों को अगर सेपरेट आउट करना है Ag एंड Zn को, तो आपको पता है Zn के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है भाई।
तो ये आपके पास क्या होगा, पूरा जो प्रोसेस है वो किसके लिए हो गया, पीबी के लिए हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम जनरली आयरन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है भाई। होमवर्क के अंदर बेटा स्टेज फर्स्ट के अंदर पार्ट ए के अंदर 8 टू लेके 18 तक प्रॉब्लम करना है, पार्ट बी में 20 टू 61 प्रॉब्लम करना है, स्टेज सेकंड में पार्ट ए के अंदर 11 12 प्रॉब्लम करना है और पार्ट बी के अंदर 70 टू 40 प्रॉब्लम करना है। स्टेज थर्ड के अंदर पार्ट ए के अंदर 7th 8th 11th 12th 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24th प्रॉब्लम करनी एंड पार्ट बी के अंदर पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड एंड पैसेज थर्ड प्रॉब्लम करना। थैंक यू बेटा।